हेलो बच्चों, माई सेल्फ के शुक्ला और ये है आपका सदाबहार यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद के शुक्ला। तो बच्चों, हम लोगों ने ऑलरेडी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 3 केसेस पढ़ लिए हैं, RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और उम्मीद है आपने पिछले वीडियोस देखकर रिवाइज कर लिया होगा, आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा। वहीं से आगे बढ़ाते हैं। अब हमें एक लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर को हम बेटर समझ पाएं, इसके लिए हमें कुछ और टर्म्स उससे रिलेटेड पहले डिस्कस करने हैं। तो आज हम आपको पहले ये बताते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस प्रोसीड होने के लिए, ठीक है, कौन सी मेम्ब्रेन हमें रिक्वायर्ड होती है और उसका क्या कैरेक्टर है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये मेम्ब्रेन क्या है। तो बेटा जो नीट के स्टूडेंट हैं तो बेटर समझ रहे होंगे, लेकिन जो हमारे मेंस वाले भाई हैं ना, आईआईटी वाले, ठीक है, इनको मेम्ब्रेन की जानकारी नहीं होगी। तो आप बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझ लें कि जैसे देखो, आप सैलेड बनाते हैं, खीरा काटते हैं ना, तो अचानक कभी क्या होता है, एक बहुत ही पतला सा सेक्शन खीरे का कटता है, ठीक है। इतना पतला सा सेक्शन कटता है कि वो ट्रांसपेरेंसी उसमें आप नोटिस कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। तो ऐसे ही जब हम किसी सब्सटेंस का एक्सट्रीमली थिन सेक्शन ले लेते हैं तो उसे मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। यानी क्या डेफिनेशन बनी, एन एक्सट्रीमली thin section of a substance is called membrane, या इसे हम मेम्ब्रेन कह सकते हैं। देखिए, नेचर के बेसिस पर मेम्ब्रेन्स कई टाइप की होती हैं, जैसे परमेबल, इम्परमेबल, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। हमें यहां जरूरत है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। तो देखिए, हम यहां पर लेते हैं हेडिंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसे SPM से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है बेटा, अगर इस बात को हम समझें तो ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सॉल्वेंट को अलाउ करती है, पैसेज देती है, सॉल्वेंट SPM के थ्रू, ठीक है, पास आउट हो जाते हैं, लेकिन सोल्यूट पार्टिकल्स को ये पैसेज अलाउ नहीं करती। यानी इसको समझने के लिए अगर हम देखें, जैसे एक यहां पर ऐसे हम SPM का थैला टाइप का बना लें, कितना खूबसूरत हमने यहां पर देखिए एक बैग बनाया है, ठीक है। अब इसमें हमने कोई सोल्यूशन फिल कर लिया, तो बेटा SPM क्या करेगी कि इसमें से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स तो पास आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो इसमें से पास हो रहे हैं, लेकिन जो इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, ये देखिए सोल्यूट पार्टिकल्स, इनको मूवमेंट के लिए ये पैसेज अलाउ नहीं करती, ठीक है। तो ऐसी मेम्ब्रेन को हम SPM कहते हैं। डेफिनेशन क्या हुई, हम कह सकते हैं यहां पर देखिए कि a membrane which allows the movement of solvent molecules only, ठीक है, इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी एक ऐसी मेम्ब्रेन जो केवल किसको अलाउ करती है भाई, ठीक है, वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली थ्रू देम इज कॉल्ड, क्लियर हुआ, SPM, क्लियर हुआ बेटा। अब देखो, जो SPM है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसमें से केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं, सोल्यूट के नहीं कर सकते, कंफर्म हो गया ना। तो देखिए, सोर्सेस के बेसिस पर SPM दो तरीके की होती है भाई। एक होती है नेचुरल SPM। अब नेचुरल SPM क्या होती है, देखो, जैसे आपने नाम सुना होगा पार्चमेंट पेपर, आपने नाम सुना होगा सेलोफेन का, आपने नाम सुना होगा ब्लैडर,
ठीक है, ब्लैडर ऑफ गोट बकरी कटेगी, ठीक है। और पिग, कितना प्यारा नाम है। इनका ब्लैडर भी हम यहां पर ले सकते हैं, या फिर हम ले सकते हैं कोलोडियन, कोलोडियन फिल्म। ये सभी नेचुरल एसपीएम की तरह यूज होते हैं। क्लियर हुआ। दूसरा हमारे पास होता है बेटा, देखें, आर्टिफिशियल, जो मैन मेड है, ठीक है। तो मैन मेड जो मेम्ब्रेन होती है, यहां पर आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये कौन कौन सी होती हैं। जैसे यहां पर हम ले सकते हैं सिलिकेट्स, सिलिकेट्स ऑफ कैल्शियम, आयरन, निकेल एटसेट्रा, ठीक है। हम इनके सिलिकेट्स को एज एसपीएम यूज कर सकते हैं। हम यहां पर सेलुलोस, सेलुलोस एसीटेट का यूज कर सकते हैं, एक पॉलीमर है, ठीक है। हम यहां पर कैल्शियम फॉस्फेट की मेम्ब्रेन एज एसपीएम ले सकते हैं, ठीक है। और जो सबसे कॉमन, पॉपुलर और यूजफुल है हमारे लिए, वो है कॉपर फेरोसाइनाइड। क्या है बेटा? कॉपर फेरोसाइनाइड। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिसके बारे में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई इनमें से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये मेम्ब्रेन है, लेकिन इसके फेवर में एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, और वो क्या, कि दिस मेम्ब्रेन इज यूजफुल फॉर एक्वस सॉल्यूशन ओनली। किस सॉल्यूशन के लिए ये यूजफुल है भाई? एक्वस। नॉन एक्वस सॉल्यूशन में ये सॉल्युबल है, इसलिए हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन में एज एसपीएम कॉपर फेरोसाइनाइड का यूज नहीं करते। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? कंफर्म हो गए मेम्ब्रेन? तो अब इसे जल्दी से नोट कर लें, ठीक है, जिससे हम आगे ऑस्मोसिस पढ़ सके। नोट हो गया? ठीक है, मिटा दें। तेरे पायल की झनकार, अरे रे बाबा रे बाबा। वाह, मजा आ गया है। वेरी गुड। तो भाई आइए देखते हैं ऑस्मोसिस क्या है, ठीक है बेटा। तो देखिए भाई, ऑस्मोसिस बहुत ही प्यारा नाम है। तो बेटा इसको हमें समझना है। ऑस्मोसिस, ये देखिए हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर को दो पार्ट में थ्रू एसपीएम सेपरेट कर दिया। यानी एक कंटेनर है जिसे इंटरनली हमने एसपीएम लगा के दो पार्ट में सेपरेट कर दिया। एक तरफ हमने फिल कर लिया है, यहां पर देखिए सॉल्यूशन ले लिया है, और दूसरी तरफ हम यहां पर लेते हैं प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड, कोई प्योर सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से हमने एक और कंटेनर लिया है और इसमें भी हमने एसपीएम लगा के दो पार्ट में इसे सेपरेट कर दिया, ठीक है। और देखो अब यहां पर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हमने इस साइड ले लिया और इस साइड हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया। कैसा सॉल्यूशन बेटा? डाइल्यूट। दोनों सॉल्यूशन है, एक डाइल्यूट है एक कंसंट्रेट है, ठीक है। अब जैसे ही हम ये दोनों अरेंजमेंट जो हमने लिया है, यहां पर सॉल्यूशन और प्योर लिक्विड को जैसे ही एसपीएम से हम सेपरेट करते हैं, क्या होता है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इधर से, ठीक है, प्योर लिक्विड से सॉल्यूशन की तरफ और सॉल्यूशन से प्योर लिक्विड की तरफ मूव करने लगते हैं। सिमिलरली जैसे ही हम यहां पर सेपरेशन लेते हैं, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थ्रू एसपीएम, ठीक है, मूव करने लगते हैं। तो डाइल्यूट से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ भी सॉल्वेंट मूव करता है और कंसंट्रेट से डाइल्यूट की तरफ भी सॉल्वेंट ही मूव करता है, क्योंकि एसपीएम तो सॉल्यूट को अलाउ करती ही नहीं। बात समझ गए ना भाई? हैं? अब बेटा जी देखो, क्वेश्चन ये है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दोनों तरफ मूव करते हैं, लेकिन यहां पर प्योर लिक्विड से सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट ज्यादा होगी कि सॉल्यूशन से प्योर लिक्विड की तरफ? तो बेटा जी देखो, ये प्योर लिक्विड है तो यहां ये लिक्विड वेपर्स बनाएगा और इस वेपर्स का जो प्रेशर होगा ना, ठीक है,
प्रेशर वो पी नॉट से हम लिखेंगे, और यहां पर जो ये वेपर बनाएगी इसे हम क्या लिखेंगे भाई, पीएस से लिखेंगे। समझ गए ना। आप जानते हो कि पी नॉट ग्रेटर देन क्या होता है भाई, पीएस। ठीक है, यानी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से हमेशा ज्यादा होगा। तो अब यहां पर जो वेपर है वो इस प्योर लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर लगाएगी, जिसके कारण जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं वो थ्रू एसपीएम सॉल्यूशन की तरफ आने लगे। ऐसे ही सॉल्यूशन की जो वेपर है ये प्रेशर लगाएगी इस साइड में, इसके कारण सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से प्योर लिक्विड की तरफ थ्रू एसपीएम जाएंगे। ठीक है, लेकिन पी नॉट ग्रेटर है पीएस से, इसलिए इधर लगने वाला प्रेशर अधिक होगा इस साइड के प्रेशर से। तो नेट मूवमेंट जो होगी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की, देखिए नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वो किधर से किधर होगी बेटा, वो होगी फ्रॉम प्योर लिक्विड टू सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात। वैसे मूव तो दोनों डायरेक्शन में ये करेंगे, लेकिन प्योर लिक्विड से सॉल्यूशन की तरफ जो मूवमेंट होगी, जो रेट होगी शिफ्टिंग की, वो ज्यादा होगी। तो हमें नेट रिजल्ट यही दिखता है कि जैसे ही एसपीएम से हम सेपरेशन करते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर लिक्विड टू सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लगते हैं। क्लियर हुआ। अब इसी तरीके से यहां हम समझ लें कि यहां पर देखिए ये भी सॉल्यूशन है, पीएस वेपर प्रेशर, यहां भी पीएस वेपर प्रेशर, लेकिन ये डाइल्यूट है, यानी सॉल्वेंट का कैरेक्टर, सॉल्वेंट की टेंडेंसी यहां ज्यादा है। तो ये वाला जो प्रेशर है डाइल्यूट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये ग्रेटर होगा किससे, कंसंट्रेट सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। तो इसलिए यहां पर जो नेट मूवमेंट है, ठीक है, नेट मूवमेंट किधर दिखाई देगी भाई, नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हमें किधर दिखेगी, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके, बात समझ में आ गई भाई, कोई डाउट। तो बेटा जी देखिए, अब ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हमारी क्या बनी, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ये बनी, हम कह सकते हैं देखिए कि the movement of solvent molecules from, या ऐसे लिख दें भाई, ठीक है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आइदर फ्रॉम प्योर लिक्विड टू सॉल्यूशन और फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन through SPM is called osmosis। समझ गए ना बेटा, डेफिनेशन क्लियर हो गया। यानी एसपीएम के थ्रू जो मूवमेंट है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, उसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब अगर थोड़ी सी इसके थर्मोडायनेमिक्स पर हम बात कर लें तो देखिए एसपीएम से जैसे ही हम इसको सेपरेट करते हैं तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल खुद प्रोसीड करते हैं, यानी उसे किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं होती कि भैया कोई आया कहा नहीं 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 चलो 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 चलो, नहीं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अपने आप एसपीएम से होकर एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट होने लगते हैं। ठीक, तो जब कोई प्रोसेस इटसेल्फ होती है, खुद प्रोसीड होती है बिना किसी की मदद के, तो हम उसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। यानी ऑस्मोसिस मतलब, ठीक है, इट इज क्या है बेटा, आ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गई। बात समझ गए ना भाई। दूसरी बात देखो बेटा, अगर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं 11th में पढ़ा होगा, उनके लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, नेगेटिव। क्लियर हुआ ना भाई। अब बेटा जी देखो, जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल
क्या होते हैं, एक साइड से दूसरी साइड में जाएंगे ना, तो जिधर जाएंगे उधर पार्टिकल्स की नंबर क्या होगी, बढ़ेगी, और पार्टिकल्स की नंबर बढ़ी तो क्या हुआ, रैंडमनेस बढ़ गया, रैंडमनेस बढ़ा तो क्या हुआ, एंट्रोपी बढ़ गई। यानी डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी क्या हुआ, पॉजिटिव, और जहां चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होता है वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकती है। लेकिन फाइनल टर्म जो स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करने का है वो क्या है, चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, अगर ये नेगेटिव है, बाकी कोई टर्म कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। फिलहाल यहाँ एंट्रोपी चेंज भी फेवर करता है क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो ये बात यहां पर समझ गए ना बेटा, ठीक है, ऑस्मोसिस कोई दिक्कत। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ऑस्मोसिस में जो एसपीएम हम यूज करते हैं तो एसपीएम से सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव क्यों नहीं कर पाते, तो देखिए वो इसलिए मूव नहीं कर पाते कि एसपीएम में जो पोर्स होते हैं ना बेटा, छोटे छोटे होल्स होते हैं, होल समझ रहे हैं ना, छेद, छिद्र, छेद, ठीक, ये इनका डायमीटर बहुत कम होता है। ठीक है, इतना कम होता है कि इसमें से केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही निकल पाते हैं, इसको क्रॉस कर पाते हैं। लार्जर साइज होने के कारण, रिलेटिवली लार्जर साइज होने के कारण जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो इस होल में से पास नहीं हो पाते। क्लियर हो गई बात, इसलिए यहां केवल मूवमेंट किसकी मिलती है, नेट मूवमेंट हमें सॉल्वेंट की। क्लियर, कंफर्म हो गए, कोई कंट्राडिक्शन इसमें, डेफिनेशन क्लियर हुई तो जल्दी से आप इसको नोट कर लें भाई, जल्दी से नोट करें, ठीक है, कर लीजिए, हो गया बेटा, वेरी गुड। तो बेटा जी देखिए, अब इसके बाद हम लोग एक और टर्म डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ही इसके बारे में तो आपने 11th में गैसियस स्टेट में पढ़ा होगा, सुना होगा, ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो यहां हमें ग्रेहम्स लॉ नहीं पढ़ना है, लेकिन डिफ्यूजन के बारे में जान लेना है। क्यों, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस इन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन क्या है समझें इसको। देखो बेटा, जैसे हमने दो बल्ब ले लिया, ये दो बल्ब हैं, कंटेनर मतलब गोले टाइप के कंटेनर हैं, खोखले हैं, और इनको क्या करें भाई, एक नैरो ट्यूब से आपस में जोड़ दिया। नैरो मतलब बहुत पतला, यानी जिसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, उसे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक हमने देखिए भाई स्टॉपर वॉल्व लगा दिया, क्लियर हुआ। इधर मान लो हमने प्योर क्या भर दिया, N2 गैस, और इधर हमने प्योर क्या ले लिया, O2 गैस ले लिया। अब ये दोनों प्योर हैं, ठीक है, दोनों प्योर हैं। ये तो वही है ना बेटा, क्या है, देखो कि एक इधर बंद एक इधर बंद, दोनों एक दूसरे को झांक रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, किसी शायर ने बढ़िया ही कहा है, ठीक है, कि लगा दो आग चिलमन में, है ना, लगा दो आग चिलमन में, ना ये झांके ना वो झांके। अरे भाई देखो, ये दोनों सेपरेट हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए ना कि जैसे ही हम वॉल्व को खोलते हैं, O2 तेजी से रन करती हुई N2 वाले बल्ब में घुसने लगती है, और N2 कहां घुसने लगता है भाई, O2 वाले बल्ब में। बताओ, अब ये अपने आप होता है, आप करके घर पे देख सकते हो यार, बहुत नॉर्मल एक्टिविटी है। अब यहां पर आप देखिए कि ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एसपीएम होना चाहिए, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखिए देयर इज फ्री इंटरमिक्सिंग, यानी O2 और N2 बिना किसी ऑब्स्ट्रैक्शन के आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो ये भी प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, डेल्टा जी निगेटिव है, और इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। यानी डिफ्यूजन के लिए कंडीशन ये है कि देखिए, अगर हम इनमें से किसी एक को सॉल्वेंट मान लें, किसी एक को सॉल्यूट मान लें, तो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। जबकि ऑस्मोसिस में क्या था, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल ही मूवमेंट दे सकते थे, सॉल्यूट पार्टिकल्स को मोशन अलाउ नहीं थी थ्रू एसपीएम। क्लियर।
तो भाई डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का बेसिक डिफरेंस यही है। तो डिफ्यूजन समझ में आया, हम कह सकते हैं कि द फ्री इंटरमिक्सिंग ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस इनटू ईच अदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बात क्लियर हो गई बेटा, ठीक है। इसी तरीके से आप ऐसे भी तो समझ सकते हो ना, जैसे हमने क्या किया, मान लो कोल या लकड़ी जला दिया, ठीक है, तो वो जलेगी तो धुआं निकलेगा। आप जानते हैं जहां धुआं है वहां आग है ना। लेकिन आग हो, जहां भी आग होगी वहां धुआं होगा। ये क्लियर है भाई, है सच है। तो देखो किसी ने क्या कहा है, ठीक है, कि अगर कहीं धुआं है तो वहां आग होगी, लेकिन आग हो तो जरूरी नहीं कि धुआं भी हो। अरे कुछ आग तो ऐसी होती है ना, समझते हो ना, जिसमें धुआं नहीं होता है। ठीक है, ये शाम है धुआं धुआं, सुना कौन, दिल जले। खैर आइए भाई, देखो बेटा, अब आग हमने जला दी, कुछ धुआं बना, ठीक है। अब वो धुआं क्या होता है, इवन लिफ्ट अप हो गया, ठीक है, और लिफ्ट अप होकर के किस में मिल गया भाई, ठीक है, एयर में। अब एयर में जब वो मिल रहा है, ठीक है, तो हमें करना क्या है, वो अपने आप एयर में मिल रहा है। अब धुआं एयर में मिल रहा है और एयर धुएं में मिल रही है, दोनों एक दूसरे में मिल रहे हैं, तो ये भी क्या है, डिफ्यूजन है, ठीक है। तो आइए हम आप देख लेते हैं, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। तो एक तरफ हम यहां पर लिखते हैं बेटा ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, और दूसरी तरफ क्या लिखते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है। तो देखो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि ऑस्मोसिस में इट रिक्वायर्स एसपीएम। भाई इसके लिए क्या चाहिए, हमें एसपीएम चाहिए, ठीक है। यहां पर देखो नो नीड ऑफ एसपीएम, समझ गए ना। दूसरी बात देखो भाई, यहां पर ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, शो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स शोज क्या, मूवमेंट। केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही मूवमेंट यहां पर देते हैं। यहां की अगर हम बात कर लें भाई तो क्या होगा, ठीक है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ठीक है, बोथ शो मूवमेंट। यहां पर दोनों हमें मूवमेंट देते हैं, ठीक है। तीसरा डिफरेंस यहां पर हम क्या ले सकते हैं, देखो यहां जब केवल सॉल्वेंट ही मूवमेंट देते हैं तो हम कह सकते हैं भाई कि इट इज रिजल्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर हो गई बात। और हम यहां पर क्या कह सकते हैं भाई कि इट इज रिजल्ट ऑफ फ्री इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। ये बात क्लियर हो गई, समझ पा रहे हैं ना भाई, ठीक है। भाई दोनों एक दूसरे में मूव करते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उनके बीच में, कोई ऐसी एसपीएम जैसी मेम्ब्रेन नहीं है, फ्री इंटरमिक्सिंग है। एक और बहुत बढ़िया डिफरेंस है, वो ये है कि देखिए ऑस्मोसिस, ठीक है, इज द प्रोसेस ऑफ लिक्विड्स। ये केवल लिक्विड्स में होती है बेटा, जबकि ठीक है इट अकर्स इन लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ। समझ पा रहे हैं भाई, ये लिक्विड और गैसेस दोनों में कंप्लीट होती है, दोनों में प्रोसीड होती है, समझ रहे हैं ना। और एक और बेहतर यहां पर ले सकते हैं कि जो ऑस्मोसिस है ये रिवर्सिबल है, इट इज रिवर्सिबल, यानी कुछ सुटेबल कंडीशन अप्लाई करके, ठीक है, हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, यानी डायरेक्शन को मोड़ सकते हैं। मतलब
सॉल्यूशन से सॉल्वेंट का मूवमेंट प्योर लिक्विड की तरफ ले जा सकते हैं या हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ ले जा सकते हैं। और यहां पर आप भाई देखें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये इट इज इरिवर्सिबल, यानी इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, बिल्कुल वैसे जैसे फेंका गया पत्थर कभी वापस नहीं होता। ठीक है, तो ये समझ में आई बात भाई, कंफर्म हुए कि क्या डिफरेंसेस हैं बेटा, हैं? मजा आ गया ना? ठीक है, तो बेटा जी ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।